नमस्कार। आज का हमारा ये सत्र राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर केंद्रित है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों और परीक्षार्थियों के लिए ये चर्चा एक त्वरित, सटीक और गहराई से भरे रिवीजन का काम करेगी। हम कुल 40 अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी MCQs का क्रमबद्ध विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और पूरे विषय की नींव तैयार करते हैं। हम सिर्फ सही उत्तर नहीं जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि बाकी विकल्प गलत क्यों हैं। प्रश्न संख्या 1, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लॉक। ये प्रश्न राजनीति विज्ञान के मूल इतिहास से है। छात्रों को यह समझना होता है कि किस महान विचारक ने सबसे पहले राजनीति को एक अलग विषय बनाया। हाँ, इस प्रश्न का विश्लेषण बहुत ही रोचक है। अगर हम विकल्पों पर गहराई से गौर करें तो प्लेटो, रूसो और लॉक ये तीनों ही महान दार्शनिक रहे हैं। प्लेटो ने महान रचनाएं दी, लेकिन जब हम किसी विषय के जनक की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को खोज रहे होते हैं जिसने उसे एक क्रमबद्ध रूप दिया हो। अरस्तु की खासियत ये थी कि उन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके पहली बार एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया, बाकायदा कई संविधानों का अध्ययन किया। इसलिए बाकी विकल्प यहाँ सटीक नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे एक विचारक ने पूरे विषय को एक नई दिशा दी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है राज्य का। प्रश्न संख्या 2, राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यहाँ राज्य से तात्पर्य किसी प्रांत से नहीं बल्कि एक देश या संप्रभु इकाई से है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक राज्य के निर्माण के लिए बुनियादी रूप से कितने मानकों का होना अनिवार्य है। राजनीति विज्ञान में राज्य को परिभाषित करने के लिए कुछ तय शर्तें होती हैं। अगर किसी इकाई के पास ये निर्धारित तत्व नहीं है तो उसे तकनीकी रूप से राज्य नहीं कहा जा सकता। एक राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता का होना अनिवार्य है। केवल 2 या 3 तत्वों से राज्य का निर्माण पूरा नहीं होता और 5 की आवश्यकता नहीं होती। मूल रूप से ये तत्व 4 ही माने गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बेहतरीन विश्लेषण। अब जब हमने जान लिया कि 4 तत्व होते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल उनके महत्व पर आता है। प्रश्न संख्या 3, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी संप्रभुता। पिछले प्रश्न से ही जुड़ा ये सवाल है। उन 4 तत्वों में से वह कौन सा मुख्य तत्व है जिसके बिना राज्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वैचारिक प्रश्न है जो अक्सर परीक्षार्थियों को उलझा देता है। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र और सरकार, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। लेकिन मान लीजिए ये तीनों मौजूद हैं, जैसा कि 1947 से पहले भारत में था। लोग भी थे, जमीन भी थी और ब्रिटिश सरकार भी थी। फिर भी भारत एक आजाद राज्य नहीं था बल्कि उपनिवेश था। क्यों? क्योंकि अपने फैसले खुद लेने की आजादी नहीं थी। वह सर्वोच्च शक्ति जो किसी इकाई को आजाद बनाती है वही संप्रभुता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या बात है! आजादी और संप्रभुता का ये अंतर वाकई बहुत स्पष्ट कर देने वाला है। चलिए अब विषय के नामकरण की जड़ों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, राजनीति विज्ञान शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। विषय की उत्पत्ति से जुड़ा यह एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है। परीक्षार्थियों को शब्दों की ऐतिहासिक जड़ों का ज्ञान होना चाहिए। दुनिया के बहुत से शैक्षणिक विषयों के नाम पुरानी और शास्त्रीय भाषाओं से लिए गए हैं। राजनीति विज्ञान के लिए अंग्रेजी में पॉलिटिक्स शब्द इस्तेमाल होता है। विकल्पों में संस्कृत और अंग्रेजी तो इसके मूल स्रोत बिल्कुल नहीं है। लैटिन भी कई शब्दों का आधार है, लेकिन पॉलिटिक्स शब्द प्राचीन यूनान यानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ उस समय नगर राज्य हुआ करता था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल, ग्रीक नगर राज्यों से ही राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार सामने आता है। प्रश्न संख्या 5,
मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है किसने कहा? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। ये प्रश्न जांचता है कि मानव स्वभाव और राजनीति के गहरे अंतर संबंध को किस महान दार्शनिक ने सबसे सटीक शब्दों में पिरोया था। यह कथन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दार्शनिक आधार है। हॉब्स और लॉक ने राज्य और मनुष्य के बीच के समझौते पर बहुत लिखा है। प्लेटो का चिंतन भी गहरा है, लेकिन ये विशिष्ट विचार कि मनुष्य स्वभाव से ही समाज और राज्य में रहने के लिए बना है और जो राज्य के बिना रहता है वो या तो देवता है या फिर पशु, यह ऐतिहासिक विचार उसी विचारक का है जिसे हम इस विषय का जनक मानते हैं, यानी अरस्तु। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इंसान की इसी राजनीतिक प्रकृति ने धीरे धीरे शासन प्रणालियों को जन्म दिया। शासन की बात करें तो सबसे अहम व्यवस्था पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी फ्रेंच। यह प्रश्न डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में है, जो आज की दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। शासन से मिलकर बना है। लैटिन, संस्कृत या फ्रेंच इसके सही उत्तर नहीं है, क्योंकि इसकी वैचारिक शुरुआत एथेंस जैसे ग्रीक नगर राज्यों से हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो डेमोस और क्रेथिया से मिलकर बना लोकतंत्र, इसी शाब्दिक अर्थ से हमारा अगला प्रश्न भी जुड़ा है। प्रश्न संख्या 7, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा का शासन, ऑप्शन बी जनता का शासन, ऑप्शन सी सैनिक शासन, ऑप्शन डी तानाशाही शासन। शब्दों की ऐतिहासिक उत्पत्ति के बाद यह प्रश्न लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है। हाँ, अगर हम विकल्पों को देखें तो गलत उत्तर आसानी से बाहर किए जा सकते हैं। राजा का शासन राजतंत्र कहलाता है, सेना का शासन सैनिक शासन है और किसी एक व्यक्ति की मनमानी तानाशाही कहलाती है। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि इस शब्द का मूल अर्थ ही जनता और शासन से जुड़ा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह आम लोगों की सत्ता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। लेकिन यह शासन जमीन पर कैसे लागू होता है, इसे समझने के लिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी प्रतिनिधिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी राजतंत्र। लोकतंत्र के भी अलग अलग रूप होते हैं। यह प्रश्न विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में शासन व्यवस्था की प्रकृति को समझने के लिए है। भारत जैसे विशाल देश और इतनी बड़ी आबादी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, जहां हर नागरिक हर एक कानून पर सीधा वोट करे। और तानाशाही या राजतंत्र तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में है ही नहीं। यहाँ जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेजती है, जो उनकी तरफ से शासन करते हैं। इसलिए ये एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रतिनिधि लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है। यही से हमारा अगला विषय जुड़ता है। प्रश्न संख्या 9, संविधान क्या है? ऑप्शन ए कानूनों का समूह, ऑप्शन बी नियमों का समूह, ऑप्शन सी राज्य का मूल कानून, ऑप्शन डी संसद का कानून। यह प्रश्न संविधान की सटीक और तकनीकी परिभाषा की मांग कर रहा है। कानून और नियम तो बहुत सारे होते हैं। संसद भी हर साल नए कानून बनाती है, लेकिन संविधान कोई आम कानून या सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। ये वो सर्वोच्च और मूल कानून है जिससे राज्य की सारी व्यवस्थाएं और बाकी सभी कानून अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है तो वो रद्द माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये सर्वोच्च कानून हमारे देश में कब लागू हुआ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक सवाल है। प्रश्न संख्या 10, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। इतिहास और नागरिक शास्त्र का यह बहुत ही बुनियादी प्रश्न है जो अक्सर तारीखों में कंफ्यूजन पैदा करता है। छात्रों को तारीखों के महत्व को ध्यान से देखना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन तब हमारा अपना संविधान लागू नहीं हुआ था।
2 अक्टूबर गांधी जयंती है। संविधान के पूरी तरह से प्रभाव में आने और देश के एक पूर्ण गणतंत्र बनने की ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 है। इसी दिन हमने इस मूल कानून को अपनाया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। 26 जनवरी 1950 एक अहम पड़ाव था। लेकिन हमारे संविधान की बनावट कैसी है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी अलिखित, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संविधानों के प्रकार को लेकर यह प्रश्न है। दुनिया में कुछ संविधान अलिखित भी होते हैं, तो हमें भारत की स्थिति बतानी है। यह एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। ब्रिटेन जैसे देशों का संविधान अलिखित माना जाता है, जो परंपराओं पर आधारित है। लेकिन भारतीय संविधान को एक बकायदा चुनी हुई संविधान सभा ने प्रॉपर तरीके से लिखा है। ये एक व्यवस्थित दस्तावेज के रूप में मौजूद है, इसलिए बिना किसी संदेह के यह स्पष्ट रूप से एक लिखित श्रेणी में आता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक विस्तृत लिखित दस्तावेज। इसी दस्तावेज में केंद्र और राज्यों के रिश्ते तय किए गए हैं। प्रश्न संख्या 12। भारत में संघीय व्यवस्था है या एकात्मक? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी तानाशाही। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर राज्य की प्रकृति कैसी है, ये इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है। एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास होती हैं, लेकिन भारत के विशाल आकार को देखते हुए संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। तानाशाही का तो सवाल ही नहीं उठता। शक्तियों के इस बंटवारे के कारण भारत मुख्य रूप से एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल, शक्तियों का ये बंटवारा ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब जरा उस ऐतिहासिक सभा को याद करते हैं जिसने ये सब तैयार किया। प्रश्न संख्या 13। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी पटेल। उस ऐतिहासिक सभा के नेतृत्वकर्ता का नाम यहां पूछा जा रहा है। इन सभी महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। नेहरू जी और पटेल जी ने महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की थी, लेकिन पूरी संविधान सभा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये बड़ा काम पूरा हुआ, लेकिन ये पूरा कब हुआ? प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। यह प्रश्न संविधान के लागू होने की नहीं, बल्कि उसके बनकर तैयार होने के वर्ष के बारे में है। यहाँ परीक्षार्थियों को शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 1947 आजादी का साल है। 1950 में इसे लागू किया गया था, लेकिन संविधान को अंगीकृत करने और उसका निर्माण कार्य पूरा होने का वर्ष 1949 है, जब 26 नवंबर के दिन संविधान सभा ने इसे आंशिक रूप से अपना लिया था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1949 के उसी ऐतिहासिक दिन की याद में एक विशेष दिन भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। परीक्षार्थियों को गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस के बीच का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। भारत सरकार ने उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। वो ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर का है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत ही स्पष्ट जानकारी। अब जब हमने संविधान के बनने की बात कर ली है, तो चलिए उस ताकत की बात करते हैं जो राज्य को आजाद बनाती है। प्रश्न संख्या 16। राज्य की संप्रभुता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सर्वोच्च शक्ति, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी क्षेत्र। हमने पहले चर्चा की थी कि संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब इसका अर्थ पूछा गया है। जनता, सरकार और क्षेत्र राज्य के अन्य तत्व हैं। संप्रभुता का सीधा सा मतलब होता है कि राज्य अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी विदेश नीति में किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं है।
उसके पास अपने निर्णय खुद लेने की एक पूर्ण और सर्वोच्च शक्ति है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी सर्वोच्च शक्ति से संपन्न राज्य का अध्ययन हम किस विषय में करते हैं? प्रश्न संख्या 17। राजनीति विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी संस्कृति। यह प्रश्न विषय के दायरे को परिभाषित करता है। समाज का व्यापक अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। धर्म और संस्कृति का अध्ययन भी अन्य सामाजिक विज्ञानों का हिस्सा है। राजनीति विज्ञान का मुख्य और केंद्रीय विषय राज्य और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है। राज्य कैसे बनता है और कैसे काम करता है, यही मूल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। राज्य के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए अब हम राज्य के प्रमुख की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। शासन के प्रमुख और राष्ट्र के प्रमुख के बीच का अंतर समझना यहाँ जरूरी है। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल राज्य स्तर पर काम करते हैं। लेकिन जब हम पूरे राष्ट्र के प्रमुख की बात करते हैं, जो देश का प्रथम नागरिक है, तो वह सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं। प्रश्न संख्या 19। भारत का शासन किस प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन ए राष्ट्र प्रणाली, ऑप्शन बी संसदीय प्रणाली, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी राजतंत्र। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर यह प्रश्न है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है। भारत ने वो व्यवस्था अपनाई है जहां राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है और असली शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस संसदीय प्रणाली का दिल है हमारी संसद। प्रश्न संख्या 20। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। भारतीय संसद के निचले सदन के सदस्यों के सामान्य कार्यकाल से जुड़ा ये सीधा प्रश्न है। भारत में आम तौर पर कई महत्वपूर्ण चुनाव 5 साल के चक्र पर होते हैं। भारत की लोकसभा, जहां सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसके सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है, बशर्ते सदन पहले भंग न हो जाए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन क्या संसद के दूसरे सदन का नियम भी यही है? प्रश्न संख्या 21। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। ऊपरी सदन के बारे में यह सवाल है, जो थोड़ा अलग है। यहाँ छात्रों को बहुत ध्यान देना चाहिए। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 22। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के ढांचे के बारे में यह प्रश्न है। कुछ देशों में एक सदनीय व्यवस्था है, लेकिन भारत की विविधता को देखते हुए, ताकि कानूनों पर व्यापक चर्चा हो सके, यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी संसद मुख्य रूप से 2 सदनों में बटी हुई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और वे 2 सदन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 23। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और परिषद, ऑप्शन डी संसद और राज्यसभा। परीक्षार्थियों को सही संयोजन पहचानना है। विधानसभा और विधान परिषद राज्य स्तर की संस्थाएं हैं, इसलिए ऑप्शन ए और सी गलत है। ऑप्शन डी तार्किक रूप से गलत है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद के जो 2 सदन हैं, वे हैं निचला सदन यानी लोकसभा और ऊपरी सदन यानी राज्यसभा। संसद कानून बनाती है, लेकिन देश चलाने वाले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? प्रश्न संख्या 24। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए
राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। यह संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद कानून बनाने का काम करती है, नियुक्तियां नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का औपचारिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के इस अहम अधिकार के बाद एक ऐतिहासिक तथ्य पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 25। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी पटेल। स्वतंत्र और गणतंत्र भारत के प्रथम नेतृत्वकर्ताओं के बारे में यह बुनियादी प्रश्न है। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे। गांधी जी ने कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं किया था। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, वही 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति बने। सही उत्तर है ऑप्शन ए। देश के इन निर्माताओं ने नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था की थी। प्रश्न संख्या 26। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। नागरिकों को मिलने वाले बुनियादी अधिकारों की वर्तमान संख्या पूछी गई है। इस प्रश्न में इतिहास और वर्तमान का अंतर समझना जरूरी है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार सहित कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह बदलाव याद रखना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 27। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। संविधान को कई भागों में बांटा गया है, उनका ज्ञान होना चाहिए। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में रखा गया है। इस हिस्से को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और वो है संविधान का भाग 3। दिनत सही उत्तर है ऑप्शन बी। भाग 3 में अधिकार है, तो सरकारों के लिए क्या निर्देश है? प्रश्न संख्या 28। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। ये प्रश्न उन सिद्धांतों के बारे में है जो सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। अभी हमने देखा कि भाग 3 मौलिक अधिकारों के लिए है। संविधान निर्माताओं ने अधिकारों के तुरंत बाद एक कल्याणकारी राज्य के लिए सरकारों को कुछ निर्देश दिए हैं। ये निर्देश भाग 3 के ठीक बाद वाले हिस्से में यानी भाग 4 में आते हैं। दिनत सही उत्तर है ऑप्शन बी। अधिकारों और निर्देशों के बाद मतदान की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29। मताधिकार की आयु भारत में कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। यह प्रश्न वोट डालने के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र के बारे में है। शुरुआत में भारत में वोट देने की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बाद में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे घटा दिया गया। वर्तमान में यह आयु सीमा 18 वर्ष है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। 18 वर्ष की आयु से ही हम अपनी सरकार चुनते हैं। प्रश्न संख्या 30। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी शास्त्री। यह आधुनिक भारतीय राजनीति का एक सीधा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि गांधी जी ने पद नहीं लिया और पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी बाद में प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। पंडित नेहरू के समय से लेकर आज तक देश उसी संविधान से चल रहा है। प्रश्न संख्या 31। भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है किसका? ऑप्शन ए विश्व का, ऑप्शन बी एशिया का, ऑप्शन सी भारत का, ऑप्शन डी यूरोप का। यह संविधान के विशाल आकार को लेकर सवाल है। जाहिर है भारत का संविधान भारत का तो है ही, लेकिन इसकी ख्याति सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। इसमें इतने सारे अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं कि इसे पूरे विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। जी हां, सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान।
प्रश्न संख्या 32। संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? यह प्रश्न उस वर्ष की पहचान कराता है। भारत का अपना संविधान बनाने की तैयारी आजादी मिलने से पहले ही शुरू हो गई थी। अंग्रेजों की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का विधिवत गठन 1946 में ही कर लिया गया था। जी हां, 1946 से शुरू हुई इस मेहनत में कई सूचियां भी जोड़ी गईं। प्रश्न संख्या 33। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। अनुसूचियां संविधान का वो हिस्सा हैं जहां विस्तृत विवरण दिए जाते हैं। जब संविधान मूल रूप से 1940 में लागू हुआ था, तब उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समय के साथ संशोधनों के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है। द सही उत्तर है ऑप्शन सी। अनुसूचियों के बाद अब न्यायपालिका की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 34। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। यह प्रश्न देश की सबसे बड़ी अदालत की भौगोलिक स्थिति के बारे में है। मुंबई, कोलकाता और पटना में बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय स्थित हैं। लेकिन जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, जो न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है, तो वह देश की राजधानी में स्थित है, यानी नई दिल्ली में। द सही उत्तर है ऑप्शन सी। दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 35। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। न्यायपालिका को आजाद रखने के लिए ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री या संसद सीधे न्यायाधीशों की नियुक्ति न करें। जिस तरह प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। नियुक्तियों के बाद आइए भारत के प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। भारत में कितने प्रकार की सरकार होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। संघीय ढांचे के आधार पर मुख्य रूप से सरकारों का वर्गीकरण पूछा गया है। यह मूल रूप से शक्ति के बंटवारे की बात कर रहा है। मुख्य रूप से भारत की संघीय व्यवस्था में शक्तियों को 2 स्तरों पर बांटा गया है। एक पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और दूसरी राज्यों के लिए राज्य सरकार। इसलिए संख्या 2 सटीक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और इन दोनों सरकारों के मिलने से जो ढांचा बनता है, उसका तकनीकी नाम क्या है? प्रश्न संख्या 37। संघ सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी संसद। जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक साथ मिलकर सत्ता की साझेदारी करती हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं, तो राजनीति विज्ञान में इस पूरे ढांचे को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी संघीय व्यवस्था के तहत भारत को कई राज्यों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 38। भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। यह वर्तमान प्रशासनिक विभाजन के बारे में एक अपडेटेड ज्ञान का प्रश्न है। भारत का राजनीतिक नक्शा समय समय पर बदलता रहा है। 2014 में यह संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद ये संख्या घट गई। अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार भारत में पूर्ण राज्यों की कुल संख्या 28 है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन उन क्षेत्रों का क्या जिन पर केंद्र का नियंत्रण होता है? प्रश्न संख्या 39। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। यह यूनियन टेरिटरीज की वर्तमान संख्या के बारे में है। राज्यों की तरह ही केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में भी बदलाव हुए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बनने और दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय के बाद वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
एक ही राष्ट्रीय पहचान के तले एकजुट हैं। प्रश्न संख्या 40। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी चक्र। यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और चक्र हमारे तिरंगे में है, लेकिन भारत सरकार का जो आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसका उपयोग सभी सरकारी दस्तावेजों पर होता है, वो सारनाथ से लिया गया शेरों वाला अशोक स्तंभ है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी के साथ परीक्षार्थियों, हमने राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान से जुड़े सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये वाकई एक बेहतरीन वैचारिक यात्रा रही। अगर हम इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सार निकालें तो हम देखते हैं कि कैसे ग्रीक भाषा के लोकतंत्र और अरस्तू के इस विचार ने कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, आगे चलकर एक इतना विशाल रूप ले लिया। इन्हीं विचारों के आधार पर भारत जैसे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले विशाल देश का निर्माण हुआ। ये पूरा देश आज एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, जो दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान द्वारा संचालित होता है। बिल्कुल सही कहा। ये सभी तथ्य सिर्फ रटने की चीजें नहीं हैं, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जाते जाते मैं छात्रों के मन में विचार विमर्श के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने प्रश्न 16 में जाना कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और प्रश्न 7 में पढ़ा कि लोकतंत्र जनता का शासन है। तो जरा सोचिए, भारत जैसी प्रातिनिधिक प्रणाली में जहां सरकारें और नेता आते जाते रहते हैं, ये असली सर्वोच्च शक्ति अंततः किसके हाथ में है? इस वैचारिक प्रश्न पर आजाद होकर जरूर विचार कीजिएगा। सभी परीक्षार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शैक्षणिक सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।